बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ दानियाल अबूज़र। मैं आप सबको क्रिक 92 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब ज़का अशरफ जब से चेयरमैन पीसीबी की सीट से हटे थे, उसके बाद से काफ़ी अरसे बाद उन्होंने अपना मुंह खोला है। उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बाबर आजम पर जहां बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, वहाँ एक बंदे ने जो कि मेरे फेवरेट हैं तनवीर अहमद साहब, उन्होंने उनकी सपोर्ट भी की है, तो उस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अहमद शहजाद साहब ने अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिस पर वो किसी को खातिर में ला ही नहीं रहे। पीसीबी के जो चैंपियंस कप है उसमें भी उनका नाम आया था, लेकिन उन्होंने वहाँ से विड्रॉ करवा लिया अपना नाम। चूंकि आप जब सिस्टम के खिलाफ इतना बोलेंगे तो उन प्लेयर्स के साथ खेलते जिनके खिलाफ आप बोलते हैं अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई एनालिसिस हो, आपकी कोई राय हो, आप कुछ ऐड करवाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जनाब, शुरू करते हैं। सबसे पहले तनवीर अहमद साहब का ट्वीट आपको पढ़कर सुनाते हैं। तनवीर अहमद साहब ने बाबर आजम की सपोर्ट में कहा है कि कोई नहीं बाबर आजम, आपने डिसहार्ट नहीं होना। अभी आपका बुरा टाइम चल रहा है, हर कोई आपके अगेंस्ट है। आपने किसी को भी घास नहीं डालनी, आएगा आपका टाइम वापस इंशाल्लाह। मैं आपके साथ हूँ हर टाइम, आपकी सपोर्ट में दिल बड़ा रखो, आप किंग हो। किंग सब कर लेगा। तो पहली बात तनवीर अहमद साहब, बाबर आजम को आपकी सपोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये कि पहली दफ़ा आपने कुछ सेंसिबल बात की है तो सुन के अच्छा लगा। अच्छा खैर, ज़का अशरफ साहब ने ट्वीट किया है एक। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम टुक अ स्टैंड एंड रिफ्यूज टू ड्रॉप प्लेयर्स डिस्पाइट पुअर परफॉर्मेंसेस फॉर द वर्ल्ड कप। सबसे पहले तो ज़का अशरफ साहब, आप वो फसाद की जड़ हैं जिसने पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह किया। आपने ज़बरदस्ती बाबर आजम को प्रेशराइज़ करके उनसे कप्तानी छीनी। हालांकि वो उस टाइम ये नहीं चाहते थे कि उनसे कप्तानी ली जाए, लेकिन आपने तीनों फॉर्मेट्स में उनसे इस्तीफ़ा दिलवाया और बाद में बाबर आजम ने भी ये कहा कि मैंने खुद इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन जो अंदर के मामलात थे वो यही थे कि आपने ज़बरदस्ती करके उनसे इस्तीफ़ा लिया, और आप ही आज जो सारी जो फसाद की जड़ हैं वो आप हैं। और अब आप कह रहे हैं कि बाबर आजम ज़िद्दी था, और अब ना हर बंदा ब्लेम बाबर आजम पे डाल रहा है। ये नहीं कि बाबर आजम ठीक हैं या गलत हैं, ये डिस्कशन एक बिल्कुल अलहदा है। लेकिन हमने देखा मोहम्मद वसीम ने, उन्होंने भी ये कहा कि बाबर आजम बहुत ज़िद्दी थे और मुझे कभी कभार उनसे चेंजेस एक्सेप्ट करवाने के लिए बड़ा आउट ऑफ द लाइन जाना पड़ता था, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता था। कोई ऐसी हरकत मुझे करनी पड़ती थी जो कि जेब नहीं देती थी, लेकिन फिर भी बाबर आजम चूंकि चेंज एक्सेप्ट नहीं करते थे तो मुझे ऐसा करना पड़ता था। अब ज़का अशरफ साहब ने भी बिल्कुल यही कहा है कि बाबर आजम जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको वो बाहर टीम से निकालना नहीं चाहते थे। अब इसमें शादाब खान हो सकते हैं, हमने देखा शादाब खान बिल्कुल बाबर आजम उनके साथ स्टक थे। इसके अलावा हसन अली हो सकते हैं जो कि उस टाइम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन बाबर आजम उनको लेके गए। चूंकि वो ऑल फॉर्मेट कप्तान थे तो उनको पता था कि मैंने किन प्लेयर्स को खिलाना है, किन को नहीं खिलाना। ये बाबर आजम से ही बंदा पूछ सकता है। लेकिन ज़का अशरफ साहब, वो आपकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट इतना ख़राब हुई तो आपको तो वैसे बोलना ही नहीं चाहिए। आप पता नहीं किस जिगरे से बोल रहे हैं। इसके अलावा जनाब, शान मसूद ने कल पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से हारी है तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और सहाफ़ियों ने बड़े दिल खोल के उनसे सवाल किए, बड़ा उन पर क्रिटिसाइज़ भी किया। और मैं शान मसूद की हिम्मत को दाद दूंगा कि किस तरह वो एक हारी हुई टीम के कप्तान जब बैठे हों, उनसे ऐसे सवालात भी हो रहे हैं, उनकी अपनी कप्तानी पे, अपने फ्यूचर पे भी सवालात हो रहे थे। लेकिन शान मसूद ने बड़ा अच्छा और बहुत बेहतरीन तरीके से बड़ी सब्र के साथ उनका जवाब दिया। उन्होंने एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि अब जो पाकिस्तान टीम हारी है, आप इससे कौम से माफ़ी मांगेंगे इस पर, या फिर दूसरा रास्ता आपका इस्तीफ़ा देने का भी है। तो मैं पहले तो शान मसूद इस्तीफ़े वाले सवाल पर आए ही नहीं, उन्होंने सिर्फ माफ़ी का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि वी अपोलोजाइज टू द नेशन, अवर कॉमन गोल शुड बी टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। वी नीड मोर एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन द टेस्ट फॉर्मेट। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट द सेलेक्टर्स एंड ऑल ऑफ अस एट द प्लेइंग 11s एंड सेलेक्टर्स थ्रू अ डेमोक्रेटिक लेंस। उन्होंने कहा कि हमने जो भी टीम बनाई है, चूंकि एक साफ़ी ने उनसे ये भी सवाल किया था कि जो आप टीम बनाते हैं, जो टीम सिलेक्शन होती है उसमें आपकी कितनी चलती है, तो उन्होंने कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक वे में एक लंबी पिक्चर को सामने रख के, एक लॉन्ग टर्म प्लान को सामने रख के टीम बनाते हैं। जैसे कि नसीम और शाहीन को हमने बाहर निकाला तो इस वजह से निकाला चूँकि आगे उन्होंने पीछे भी बहुत क्रिकेट खेली थी और आगे 7-8 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने और खेलने हैं, फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, तो वो नज़र रखते हुए चूँकि ये तीनों ऑल फॉर्मेट बॉलर्स हैं तो हमने इसलिए इनको रेस्ट दिया। हालांकि शाहीन को मुझे नहीं लगता था कि रेस्ट दिया, आपने निकाला था उनको टीम से। नसीम का आप बेशक कह सकते हैं कि उनको रेस्ट दिया, वो कुछ फिट लग भी नहीं रहे थे। तो शान मसूद ने जनाब इस्तीफ़े वाले सवाल को डॉज किया और उन्होंने कहा कि जब हम हारेंगे हम हाथ खड़ा करेंगे और हम माफ़ी मांगेंगे पूरी कौम से। खैर, उन्होंने एक ये भी चीज़ कही कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 10 महीने बाद टेस्ट मैच खेला। जो वाइट बॉल हमारी, जो रेड बॉल की हमारी सीरीज़ हुई वो 10 महीने बाद हुई। खुरम शहजाद ने आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला था और उसके बाद डायरेक्ट 10 महीने बाद उन्होंने ये बांग्लादेश वाली सीरीज़ खेली। इसके अलावा मोहम्मद अली ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला हुआ था, मीर हमज़ा ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला हुआ था। डायरेक्ट पूरी पाकिस्तान टीम जो रेड बॉल सेटअप है आपका वो 10 महीने बाद कंबाइन हो रहा है।
वो 10 महीने बाद खेल रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन इसका काउंटर आर्गूमेंट एक ये भी है कि बांग्लादेश टीम भी काफ़ी अरसे बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी, उनके मुल्क के हालात भी ऐसे थे, वो खेल भी आपके मुल्क में रहे थे, आपकी मर्जी की विकटों पर खेल रहे थे। विकेट की भी हम आगे जाके बात करेंगे कि पहले जो डेड विकटें बनती थी और अब ये इतनी अच्छी विकेट्स बन रही हैं, ये क्यों बन रही हैं। और मेरा ये ख्याल है कि सेकंड टेस्ट मैच की जो विकेट थी वो बड़ी बेहतरीन थी, एक प्रॉपर टेस्ट मैच विकेट थी। हाँ, हमारी नाअहली है कि हम जीत नहीं पाए, हमारी टीम की बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, लेकिन विकेट वो बहुत अच्छी थी। अच्छा जनाब, इसके अलावा ब्रेंडन मैकलम जो हैं बास बॉल के ऑनर, जो कि इंग्लैंड ने इंट्रोड्यूस करवाया, स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान भी थे और बड़े जारहाना मिजाज बैट्समैन थे, उन्होंने बास बॉल इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद हमने देखा कि इंग्लैंड की क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो गई। बिल्कुल आपने देखा कि अभी पिछले मैच हो रहा था उनका वेस्ट इंडीज़ के साथ, तो उन्होंने 4 ओवर में 50 कर दिया। टेस्ट क्रिकेट का तेज़ तरीन 50 उन्होंने इंग्लैंड ने कर दिया। तो वो आप इस तरह क्रिकेट खेलते हैं। इंग्लैंड ने अभी पाकिस्तान भी आना है, वो आपके साथ क्या हाल करते हैं, आपको तो जलील कर देंगे वो आपके ही मुल्क में। खैर जनाब, ब्रेंडन मैकलम आप इंग्लैंड के ऑल फॉर्मेट कोच बन गए हैं और आप देखते हैं कि इंग्लैंड की वाइट बॉल में कैसी अप्रोच होती है। पहले भी बड़ी अच्छी उनकी अप्रोच होती है, लेकिन अब चूंकि ब्रेंडन मैकलम ने तो टेस्ट क्रिकेट को भी बिल्कुल T20 बना दिया था। और उनके लिए मज़े की बात यह है, जब आप कोई रिस्क लेते हैं, जब आप कोई पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं, तो उसमें एक कैलकुलेटिव रिस्क ज़रूर होता है। अब शान मसूद अगर अग्रेसिव खेलते हैं तो वो लंबा स्कोर नहीं कर पा रहे, लेकिन एक टाइम आएगा कि लोग देखेंगे कि उनकी पॉजिटिव अप्रोच ने कितना काम किया है। मुझे ये पर्सनली लगता है, आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ करें वो आपकी राय है, लेकिन ब्रेंडन मैकलम ने और बेन स्टोक्स ने मिलकर जो इंग्लैंड की क्रिकेट को एक नई राह दी है, उन्होंने जो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर किया, जो एक अग्रेसिव अप्रोच अपनाई, उन्होंने कहा कि हम हर मैच जीतने के लिए जाएंगे, तो हमने देखा कि बड़ा कामयाब साबित भी हुआ। तो देखते हैं कि अब इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट में कैसी अप्रोच होती है। अच्छा जनाब, इसके अलावा जो पाकिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई थी और भी न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान आई, हमने देखा कि 4 मैचेस उसमें ड्रा हुए और सिर्फ एक मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता, जो कि पाकिस्तान लाहौर में हम हारे थे, और वही मैच ये सबब बना कि हम सीरीज़ भी हार गए 1-0 से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो वो विकेट्स बनाई थी पिछले हेड क्यूरेटर ने, जो हेड क्यूरेटर उस टाइम पाकिस्तान के थे रमीज़ राजा के दौर में, वो उस्मान अरशद साहब थे, जिनका ताल्लुक सरगोदा से है। KRL से भी वो खेलते रहे हैं, 150 इनिंग्स हैं उनकी, और बड़ा अच्छा, बहुत अच्छे बैट्समैन भी थे अपने टाइम के। तो वो हेड क्यूरेटर थे, उन्होंने ये विकेट्स बनाई हुई थी सारी, जो कि कहा जाता है कि डेड विकेट्स थी, जिसमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद उनको निकाल कर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर को मंगवाया, जो कि अब हेड क्यूरेटर हैं, उनका नाम है जनाब टोनी हेमिंग। तो उन्होंने ये अब पिंडी की दोनों विकेटें तैयार की हैं। पहले टेस्ट मैच में विकेट अच्छी थी, लेकिन उस तरह खेल नहीं पाई, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच की विकेट तो एक प्रॉपर टेस्ट मैच की विकेट थी। तो आप देख सकते हैं कि अब टोनी हेमिंग ने कितनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है इन विकेटों को तैयार करने में। और मैं ये नहीं कह रहा कि उस्मान अरशद का कसूर है कि उन्होंने वो डेड विकेट्स बनाई। ऑब्वियसली ऑर्डर टीम मैनेजमेंट से आता है, या आपके PCB के जो चेयरमैन थे उस टाइम रमीज़ राजा, उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि जनाब ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं, तो आपने ऐसी विकेट बनानी है जो उनकी फास्ट बॉलिंग को निगोशिएट कर सके, उनको बिल्कुल डिक्लाइन कर दे, दबा दे। तो इसमें हेड क्यूरेटर का कोई कसूर नहीं है। खैर, इस बार जो विकेट्स बनी हैं वो बहुत अच्छी बनी है। अच्छा जनाब, आप जानते हैं कि जो चैंपियंस कप होने जा रहा है उसमें 5 मेंटोर्स अनाउंस हुए हैं, जिसमें शुएब मलिक, सरफराज अहमद भी हैं, सकलैन मुश्ताक, वकार यूनस और मिसबाउल हक। तो सुहेब मकसूद ने उसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि व्हेन 3 ऑफ योर मेंटोर्स, वन इज़ 37 एंड वन इज़ इन नेशनल टीम एंड वन प्लेड फॉर पाकिस्तान टिल द एज ऑफ 42-43, ये मिसबा की बात कर रहे हैं, एंड वन स्टिल सक्सेसफुली प्लेइंग T20 क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड, शुएब मलिक, एंड डोमेस्टिक T20 इज अराउंड 42 एंड यू आर बैनिंग पुअर डोमेस्टिक प्लेयर बिकॉज दे आर 35। आपने, उनका बेसिक पॉइंट ये है कि जब आपके मेंटोर्स आपने ये रखे हैं कि जिनकी उम्र, शुएब मलिक की उम्र 40 साल है, वो अभी तक T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, मिसबा ने 42-43 साल की उम्र तक टेस्ट क्रिकेट खेली है, सरफराज अहमद की उम्र 37 साल है, वो अभी तक टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं। तो फिर जब आपने, आपके मेंटोर्स ही अभी तक खेल रहे हैं और उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है, तो आपने डोमेस्टिक के जो प्लेयर हैं 30 से 35 साल के बीच में, उनको आपने क्यों बैन किया, उनको आपने क्यों कहा कि ये टीम में नहीं खेल सकते, जब आपके मेंटोर्स खेल रहे हैं और उनकी उम्र इतनी है। तो ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है शुएब मकसूद की जानिब से, जिसका जवाब उनको कोई भी नहीं देगा, क्योंकि ये जो मेंटोर्स हैं ये वही लोग हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये वही करप्ट लोग हैं, वकार यूनस जैसे। मिसबाउल हक बड़े मेहनती हैं, लेकिन ऐसा उनकी कोई परफॉर्मेंस है नहीं कोचिंग क्राइटेरिया में। 2021 में वो पाकिस्तान टीम के कोच थे और वो वर्ल्ड कप से कुछ अरसे पहले ही इस्तीफ़ा देकर चले गए थे। तो ऐसे लोगों को मैं नहीं समझता कि वापस लाना चाहिए। खैर, अच्छा जनाब, तनवीर अहमद साहब दोबारा आए हैं। इस बार उन्होंने शान मसूद को क्रिटिसाइज़ किया है। कहते हैं शान मसूद डिड वेरी पुअर कैप्टनसी इन दिस सीरीज़, बाबर आजम वाज वे बेटर कैप्टन देन शान मसूद एंड आई थिंक ही शुड बी बैक एज अ कैप्टन इन इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़। अच्छा, मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती, जब बाबर आजम कप्तान थे तो ये बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, हर बंदे को बाबर आजम की कप्तानी से मसला था। आज शान मसूद कप्तान बने हैं तो इनको शान मसूद की कप्तानी से मसला है। आप जिनका नाम नहीं ले सकते, मसला वो है,
जिनका आप नाम लेते नहीं हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी बैठी है आपकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, जो लोग इन प्लेयर्स को दबाव का शिकार बनाते हैं, जो लोग इन प्लेयर्स को कहते हैं कि आप बैटिंग कंपनीज के लोगो लगाएं वरना हम आपको कप्तानी से हटा देंगे। तनवीर अहमद साहब, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप हर चीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान करते हैं, तो काइंडली आप तो ले सकते हैं नाम, आप उन लोगों के नाम लें, आप कप्तानों को क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दें। अच्छा जनाब, इसके अलावा एक सोर्स से पता लगा है कि पीसीबी अब एक नया फिटनेस क्राइटेरिया बना रही है पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए। यानी कि जो पहला फिटनेस टेस्ट होता है अब उससे बहुत सख्त फिटनेस टेस्ट होगा और प्लेयर्स को उसकी बेस पर पाकिस्तान टीम में रखा जाएगा और जो उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी उस बेस पर रखा जाएगा और जो उस फिटनेस के क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरेगा उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है बेहतरी की तरफ। इस पर अप्लाई ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता ये हम लोग नहीं जानते, क्योंकि जो करप्ट लोग ऊपर बैठे हैं मोहसिन नकवी जैसे, अज़हर महमूद जैसे, वो इसको एग्जीक्यूट होने नहीं देंगे क्योंकि उनके अपने बहुत मफादात होते हैं उनकी लॉबीज़ और प्लेयर्स के साथ जुड़े हुए। खैर, अच्छा जनाब, इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की डेट्स अनाउंस हो गई हैं जिससे हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी नाहल टीम बाहर हो चुकी है। अब हमारे पास कोई चांस नहीं है, इवन दो हम अगले 7 टेस्ट मैचेस भी जीतें तो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंच सकते। खैर, 11 जून से लेकर 15 जून तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड के ग्राउंड लॉर्ड्स में खेला जाएगा। पहला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था वो साउथहैम्पटन में हुआ था 2021 में, जो कि न्यूजीलैंड ने जीता था इंडिया को हराकर। उसके बाद 2023 में ओवल में हुआ था, वो भी इंग्लैंड में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, वो भी इंडिया को हराया था। तो अब का जो फाइनल है वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा जो बड़ा तारीखी ग्राउंड है और एक रिजर्व दिन भी इसके लिए रखा गया अगर कोई बारिश होती है, जैसे कि हमने देखा 2021 में हुई थी। तो 16 जून इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। जनाब, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।